Hello everyone and welcome to this comprehensive series dedicated to previous year questions for UGC NET Law. This series is designed to help you understand the exam pattern, analyze trends and master key concept through detailed discussion of actual past paper. इस सेशन में ना सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर को भी देखने वाले हैं. So stay consistent, stay curious and let's crack UGC NET Law with clarity and confidence. This is brief introduction about me. I'm a junior research fellow at National Law University Shimla. Let's start the questions. पहला question है, what are the duties of bailey as provided under Indian Contract Act? Duty of the bailey, जिनको आप goods रखने के लिए देते हैं वो bailey होते हैं और जो देते हैं उनको bailor कहते हैं. पहली ड्यूटी जो है bailey की वो है to take reasonable care of goods. ये जो दिया हुआ है सेक्शन 151 और 152 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है. दूसरी ड्यूटी जो है ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज. सो ये हो गई हमारी सेकंड ड्यूटी जो कि सेक्शन 154 में है. थर्ड ड्यूटी जो है हमारी ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड विथ हिज ओन. फोर्थ ड्यूटी जो है ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स. ये सेक्शन 161 में दिया हुआ है. फिफ्थ ड्यूटी जो है ड्यूटी टू रिटर्न एनी इंक्रीज और प्रॉफिट. सिक्स जो ड्यूटी है हमारी टू रिटर्न गुड्स एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एज ए स्पेसिफाइड. जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में जो टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाइड होगा उसमें हम उस डेट को उस प्लेस पे हम रिटर्न करेंगे. ये सेक्शन 160 टू 161 में डिस्क्राइब्ड है. देखते हैं क्वेश्चंस के ऑप्शन है उनको. तो ड्यूटी टू टेक वो रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड सही है. ड्यूटी टू नॉट मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स भी सही है. ड्यूटी टू नॉट मिक्स बेलर से गुड विथ हिज ओन गुड्स ये भी सही है. ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स ऑन फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस ये भी सही है. ड्यूटी टू नॉट डिलीवर बेलर इंक्रीज और फिट ऑन गुड्स बिल्ड ये गलत है. तो ए बी सी डी जो है वो सही है. तो ऑप्शन 4 जो होगा वो सही हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछता है कि आर्टिकल ऑफ जिनेवा कन्वेंशन 1949 इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशन. हम देखेंगे कि जिनेवा कन्वेंशन 1949 एक्चुअल में है क्या. जिनेवा कन्वेंशन 1949 जो है असल में करता है सिविलियंस को, मेडिक्स को और वर्कर्स को. इट सेज दैट द जिनेवा कन्वेंशन 1949 and their additional protocols are international treaties that contain the most important rules limiting the barbarity of war. So ये लिमिट करता है barbarity of war को. They also protect people who do not take part in the fighting. जो लोग फाइटिंग नहीं कर रहे हैं जैसे सिविलियन, मेडिकल हेल्प वाले लोग जो वर्कर्स हैं वो पार्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है. एंड दोज हु कैन नो लॉन्गर फाइट, जो वैसे कर रहे हैं जो फाइट नहीं कर सकते, जो वुंडेड है, जो सिक हैं, जो शिप रेक्ड है या जो ट्रूप्स या प्रिजनर ऑफ वॉर है उन सबको प्रोटेक्ट करता है जिनेवा कन्वेंशन. 4 कन्वेंशन हुए 1949 के बाद. जो फर्स्ट कन्वेंशन था वो प्रोटेक्ट करता है वुंडेड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड ड्यूरिंग वॉर. दूसरा जो जिनेवा कन्वेंशन है वो प्रोटेक्ट करता है वुंडेड सिक एंड शिपरेक्ड मिलिट्री पर्सनल एट सी ड्यूरिंग वॉर. एंड थर्ड जिनेवा कन्वेंशन सेज applies to prisoner of war. And the fourth Geneva Convention affords protections to civilian. Geneva Convention जो है वो civilians including in occupied territory जिन्होंने जो war of crime के दौरान, war के दौरान जो है जिन टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया गया है वहाँ के सिविलियंस को प्रोटेक्ट करता है. अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल जिनेवा कन्वेंशन इज कॉल्ड मिनी कन्वेंशन. हम देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल जो है जिनेवा कन्वेंशन 1949 का इसको मिनी कन्वेंशन भी कहते हैं. आर्टिकल 3 है जिसको हम मिनी कन्वेंशन कहते हैं, which says the text of which is repeated in all 4 Geneva Conventions. It is only part of conventions that applies explicitly to internal armed conflicts, जो कि internal armed conflict को भी अप्लाई करता है. It has been called a treaty in miniature. इसको दो नाम से जानते हैं, एक treaty in miniature और second mini convention, and sets forth the minimum protections standard of conduct to which the state and its armed opponent must adhere. The protection it spell out are at the core of international humanitarian law. So ये जो आर्टिकल 3 है जिनेवा कन्वेंशन का वो एक बेसिक प्रोटेक्शन देता है और एक पार्ट है, कोर पार्ट है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का. सो ये सारी बातें जिनेवा कन्वेंशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन था. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी और थ्योरीज are closely connected to intellectual property rights.
हम देखेंगे बहुत डिटेल में कि थ्योरीज जो है जो आईपीआर से रिलेटेड है वो कौन कौन सी हैं। पहली हमारी थ्योरी आती है नेचुरल राइट्स और लेबर थ्योरी, जो कि जॉन लॉक ने दी थी। आईपीआर में ऑथर्स जो होते हैं और जो इन्वेंटर्स होते हैं और जो क्रिएटर्स होते हैं उनके पास एक नेचुरल राइट है टू द फ्रूट्स ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल लेबर। जो भी वो इंटेलेक्चुअल लेबर करते हैं उसको वो पाने का, उसकी फ्रूट्स जो है उनको लेने का उनको अधिकार है। दूसरी जो थ्योरी है वो पर्सनालिटी थ्योरी है, जो कि हेगल ने दी थी, जो कि स्ट्रांगली सपोर्ट करती है मोरल राइट्स को। कॉपीराइट में जो मोरल राइट्स होते हैं वो उनको सपोर्ट करती है। जैसे कि इसमें हम परफॉर्मर्स और परफॉर्मेंस राइट भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये एक पर्सनालिटी राइट का हिस्सा होती है। तीसरी जो है इकोनॉमिक थ्योरी है आईपीआर में। इकोनॉमिक थ्योरी जो कहती है आईपीआर एग्जिस्ट टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर बाय इंकरेजिंग इनोवेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। तो जब तक हम इनकरेज नहीं करेंगे इनोवेशन को, इकोनॉमिक थ्योरी के थ्रू जो होता है हम इनकरेज करते हैं इनोवेशन को। फोर्थ जो है वो है सोशल प्लानिंग थ्योरी। सोशल प्लानिंग थ्योरी क्या होती है ये देखते हैं। आईपीआर शुड प्रमोट अ जस्ट एंड कल्चरली रिच सोसाइटी। सो इसको हम दो थ्योरी हैं, एक सोशल प्लानिंग थ्योरी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। दोनों को हम ट्रेडिशनल नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है आईपीआर में उसको देख सकते हैं कि हम जस्ट एंड कल्चरली रिच सोसाइटी है और हम एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी की जो इनहेरेंट नॉलेज है वो हम कम्युनिकेट करते हैं। फिफ्थ थ्योरी जो है पब्लिक गुड्स थ्योरी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नॉलेज इज नॉन राइवलरस, वन पर्सन से यूज डज नॉट डिमिनिश अनदर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल, हार्ड टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग। ये दोनों एग्जाम्पल्स जो है इन दोनों को आप ट्रेडिशनल नॉलेज या ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन जो आईपीआर का पार्ट है उससे समझ सकते हैं कि दोनों जो नॉलेज है वो राइवलरस नहीं है। हम सोसाइटी में एक दूसरे को ये जो है नॉलेज जो है एक इंडिजिनियस कम्युनिटी दूसरी इंडिजिनियस कम्युनिटी को ट्रांसफर करती है, जैसे कि सोसाइटी चलता है। यही एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है और सोशल प्लानिंग थ्योरी है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी क्या कहती है, व्यू लॉ एज अ टूल। हम लॉ को एज अ टूल यूज करते हैं टू अचीव सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ दिस थ्योरी जस्टिफाई आईपीआर नॉट एज अ नेचुरल राइट्स बट एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रमोट इनोवेशन। तो जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी है वो प्रमोट करती है इनोवेशन को, बैलेंस करती है मोनोपोली को विद पब्लिक एक्सेस सपोर्ट ट्रेड्स एंड इंश्योर कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये सारी थ्योरीज जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी थ्योरी जो है कनेक्टेड नहीं है, नॉट क्लोजली कनेक्टेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। सो इकोनॉमिक थ्योरी कनेक्टेड है, सोशल प्लानिंग थ्योरी कनेक्टेड है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी कनेक्टेड है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कनेक्टेड है। कनेक्टेड कौन सा नहीं है, ऑटो पोएटिक थ्योरी। सो बी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड है। इसमें हमसे पूछा गया है कौन से ज्यूरिस्ट ने कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन दी है। 4 ज्यूरिस्ट है, वेड, गार्नर, ग्रिफिथ और जेनिंग्स। हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी थी। वेड, इनका पूरा नाम HWR वेड है। इन्होंने थ्योरी दी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन किया था। उन्होंने बोला था कि लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है दैट लॉ इज रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। जो गार्नर है, जिनका पूरा नाम CK गार्नर है, उन्होंने बोला कि रूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट एज लॉ एंड विच रिलेट टू द रेगुलेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। सो ये जो था ये CK गार्नर साहब ने बोला। ग्रिफिथ एंड स्ट्रिट ने बोला, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन दी, उन्होंने बोला कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जेनिंग ने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। सो ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने थ्योरीज भी लिख रखी हैं, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं नेक्स्ट ईयर, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटरनेशनल लॉ से कनेक्टेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं, ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, हम ये बारी बारी से सारे केसेस को देखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी। ये केस जो है नेशनैलिटी पे कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें हम देखेंगे। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सारे केसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। पहले हम देखेंगे कि नेशनैलिटी पे कौन कौन से लैंडमार्क केसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने लैंडमार्क केसेस रखे हैं, जिसमें फर्स्ट केस जो है
नोटोबॉम केस है, लिechtenstein वर्सेस ग्वाटेमाला 1955 का केस है जो कि नेशनैलिटी पे। दूसरा जो केस है वो बार्सिलोना ट्रैक्शन केस है जो बेल्जियम वर्सेस स्पेन का है 1970 का। वो थर्ड जो केस है ये मैव्रोमैटिस प्लेस्टाइन कंसेशन केस है 1924 का। तो तीन केस मैंने मेंशन कर रखे हैं जो नेशनैलिटीज से रिलेटेड है इंटरनेशनल लॉ में। नोटोबॉम केस जो है वो नेशनैलिटी से कनेक्टेड है। अब देखते हैं अजाइलम केस। अजाइलम केस को हम कोलंबिया वर्सेस पेरू का केस भी कहते हैं। कोलंबिया ग्रांटेड अजाइलम इन इट्स एम्बेसी इन लिम्बा, जो इनका एम्बेसी है पेरू का, वो टू अ पेरुवियन रेबल लीडर्स एंड क्लेम्ड दैट पेरू मस्ट रिस्पेक्ट इट। द आईसीजे हेल्ड the diplomatic asylum is not a general rule of international law and a state cannot unilaterally impose asylum obligations to another state. So जो asylum केस था वो हम हमेशा याद रखेंगे, कोलंबिया वर्सेस पेरू का केस था 1950 में ये डिसाइड हुआ था। दूसरा केस है एसएस लोटस केस। एसएस लोटस केस को हम फ्रांस वर्सेस टर्की के नाम से भी जानते हैं, जो 1927 का केस है। ये कोलिजन ऑफ शिप का केस है। हाई सीज पे कोलिजन हुई थी एक फ्रेंच वेसल पे और एक टर्किश वेसल के बीच, जो कि जुरिस्डिक्शन का इशू बन के आता है। तो कई बार हम क्वेश्चंस देखते भी हैं कि इसमें से कौन से जो केस है वो जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। तो एसएस लोटस केस जो है वो जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। हम देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका। एंड कोल्यूजन ऑन द हाई सीज बिटवीन फ्रांस और टर्किश वेसल रेज जुरिस्डिक्शनल इश्यूज द पीसीआईजे हेल्ड। क्या उन्होंने हेल्ड किया दैट स्टेट्स आर फ्री टू एक्ट अनलेस प्रोहिबिटेड बाय इंटरनेशनल लॉ। ये लोटस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं हम इसको। एंड फर्दर द कोर्ट हेल्ड दैट द टर्किश एक्सरसाइज ऑफ jurisdiction was valid. The case established concurrent jurisdiction and remain a landmark on state sovereignty and jurisdiction. तो अगर से आपके पास कभी कोई क्वेश्चन आए jurisdiction से रिलेटेड कोई लैंडमार्क जजमेंट, तो वो एस लोटस केस है जिसको हम फ्रांस वर्सेस तुर्की के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो केस था हमारा वो नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस है। ये जर्मनी, डेनमार्क एंड नीदरलैंड के डिस्प्यूट मेरीटाइम बाउंड्रीज से रिलेटेड था। आईसीजे ने हेल्ड किया दैट द इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल वाज नॉट कस्टमरी लॉ एंड दैट मैरीटाइम डिलिमिटेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन इक्विटेबल प्रिंसिपल। तो हम ध्यान रखेंगे कि इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला हमने अपनाया नहीं, बाकी हमने इक्विटेबल प्रिंसिपल्स अपनाए एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस था बिकॉज ऑफ द केस इज कॉर्नर स्टोन इन द लॉ ऑफ सी इन डिफाइनिंग हाउ कस्टम डेवलप्स इन इंटरनेशनल लॉ। तो हमने सारे केसेस को बहुत डिटेल में देखे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट लीगल थ्योरी। हम देखेंगे लीगल थ्योरी के बारे में ये कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो बिफोर गोइंग टू दी ऑप्शंस लेट्स गो टू दी थ्योरीज। सो मैंने कुछ थ्योरी लिख रखी है जो मॉडर्न थ्योरीज है। इसमें हमने पीछे भी देखा था ये टर्म ऑटोपोएटिक थ्योरी, इसको लेहमन एंड ट्यूबनर ने दिया था। इस थ्योरी को लॉ एज सेल्फ प्रोड्यूसिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो है थ्योरी वो इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ये हमने पहले भी पढ़ा इंस्ट्रूमेंटलिज्म क्या होता है, जिसमें हम लॉ एज अ टूल यूज करते हैं टू अचीव सोशल और इकोनॉमिक गोल। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरीज है। वो हम देखते हैं हमें लीगल थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लीगल थ्योरी। तो पहला जो है लीगल थ्योरी जो होता है वो क्लैरिफाई करता है कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। दूसरा, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ, मोरालिटी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तीसरा, लीगल थ्योरी क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है टूल्स फॉर लीगल रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। फोर्थ, ये असिस्ट करता है इन लॉ रिफॉर्म बाय एनालाइजिंग सोशल नीड्स। फिफ्थ, एसेंशियल फॉर कंपैरेटिव लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। ये सारी थ्योरीज ये काम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन कहता है कि जो लीगल थ्योरी है वो लॉ को डिफाइन करता है। चलिए सही बात है कि लॉ को डिफाइन कर सकता है। दूसरा, इट एनालाइजेस द लीगल कॉन्सेप्ट। ठीक है। डील्स विद मेरे थ्योरी एंड हैज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ये गलत है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के लिए भी ये जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन जो बोलता है इट हाईलाइट्स सैलिएंट फीचर ऑफ लीगल सिस्टम। सो यस, ये जो है जो सैलिएंट फीचर है उसको डिस्क्राइब करता है। ए बी डी, ये सही हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर रिलेटेड विद नला पोइना सीने लेग। तो ये एक मैक्सिम है, नला पोइना सीने लेग, जिसका मतलब होता है नो पेनल्टी विदाउट लॉ। नो पेनल्टी विदाउट लॉ का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन को हम पनिश नहीं करेंगे जो कि वैसे एक्ट के लिए जो कि उस टाइम पे क्रिमिनलाइज नहीं था। ठीक है। इसके लिए कई इंटरनेशनल लॉ भी है, अलग अलग हमने ट्रीटीज या कन्वेंशन है जो इसको बार बार रीइटरेट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है आर्टिकल 11 क्लॉज 2 है यूडीएचआर का,
1948 का ये कन्वेंशन है जो कहता है नो हेवियर पेनल्टी देन व्हाट वाज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। हम कोई भी पेनल्टी ऐसी नहीं देंगे जो उससे ज़्यादा हो जब ये क्राइम हुआ हो। दूसरा जो है आर्टिकल 15 है ICCPR 1966 का जो कहता है नो वन शैल बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट नॉट क्रिमिनल एट द टाइम ऑफ कमीशन। अगर से कोई एक्ट क्रिमिनल नेचर का नहीं था जब उसको कमिट किया गया था तो उसके लिए हम किसी पर्सन को पनिश नहीं करेंगे। आगे जो है वो आर्टिकल 7 क्लॉज 1 है ECHR 1950 का जो रीइटरेट्स करता है ये सारे प्रिंसिपल्स को जो कि क्रिमिनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे लास्ट में इंटरनेशनल लॉ का एक पार्ट है रोम स्टैट्यूट ऑफ ICC आर्टिकल 22 विच एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट्स दिस प्रिंसिपल विच प्रिंसिपल नला पोइना सीने लेग। तो ये सारे जो इंटरनेशनल लॉ है वो इसको बार बार रीइटरेट करते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि इंडियन लॉ में इसका क्या रोल है। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of a law in force at the time of commission of act nor subjected to a penalty greater than what was prescribed at the time of। तो हम जो जब कमीशन ऑफ क्राइम हुआ है उस टाइम पे देखेंगे कि वो वायलेट करता है कि नहीं करता है और उससे ज्यादा पेनाल्टी नहीं देंगे जो उस टाइम पे प्रिस्क्राइब था लॉ में। चलिए ये हमने बहुत ही डिटेल में समझा। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर रिलेटेड विथ नला प्योना सिने लेग। पहला है रेट्रोएक्टिव ऑफ पेनल लॉज। दूसरा है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। तो यस ये एक स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन करता है। तीसरा सर्टेनिटी इन लेजिस्लेशन। यस ये एक सर्टेनिटी देता है लेजिस्लेशन को कि इससे ज्यादा पनिशमेंट हम नहीं देंगे किसी को। तीसरा जो है एक्सेसिबिलिटी ऑफ लॉ। यस ये एक्सेसिबिलिटी ऑफ लॉ को देता है और ये लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, ये एक स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन है। तो ऑप्शन B, C, D जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैज इंसर्टेड थीम सेक्युलरिज्म सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेक्युलरिज्म सोशलिज्म और इंटीग्रिटी हमने कब प्रीएम्बल में ऐड किया था, कब इंसर्ट किया था। तो हमने इसको बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका आंसर सबको पता है कि 42nd अमेंडमेंट था, बट हम एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सेक्युलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद 42nd अमेंडमेंट। 1976 में सेकंड अमेंडमेंट हुआ था। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने किया था, उनकी रेजिम थी। अब इसके अलावा हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि इन 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 73rd अमेंडमेंट में क्या हुआ था और 74th अमेंडमेंट में क्या हुआ था। तो 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, हम हमेशा ईयर याद रखेंगे। 42nd अमेंडमेंट 1976, 44th अमेंडमेंट 1978। तो इसमें क्या हुआ था, रिस्टोर किया गया था जो इमरजेंसी के टाइम में जो राइट्स हम जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किए थे, हमने उसको रिस्टोर किया, लिमिट किया एग्जीक्यूटिव पावर को और मेड राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट। तो हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम बहुत ब्रीफ में कर रहे हैं इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो था वो 73rd अमेंडमेंट क्या था, 1992 में हुआ था। इसको राजीव गांधी की गवर्नमेंट लेके आई थी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था पंचायती राज और पार्ट 9 को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और 11th शेड्यूल। ठीक है। जो 74th अमेंडमेंट था वो 1992 में ही हुआ था। इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज को। तो 73rd में जो था पंचायती राज और 74th में अर्बन लोकल बॉडीज को जो था अमेंड करके लाया गया था और इसके साथ साथ पार्ट 9A को ऐड किया गया था, 12th शेड्यूल जो था वो ऐड हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव अ स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन 23rd July 2024 in matter involving health, environment and intergenerational equity। चलिए हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। The Supreme Court on 23rd July 2024 pronounced a split verdict on the validity of Centre's 2022 decision। अब देखते हैं 2022 का डिसीजन क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट किया था एक कंडीशनल अप्रूवल फॉर एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप। जो सरसों का क्रॉप होता है उसका एक GM वर्जन जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड भी कहते हैं उसको अप्रूव किया था। अब जो लैंडमार्क जजमेंट है इन द केस ऑफ जीन कैंपियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स,
डिवीजन बेंच, इसमें जो कॉम्प्राइजिंग बेंच थी वो जस्टिस BV नागरत्ना की थी एंड ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल साहब की एक बेंच थी। इसमें 2 सेपरेट जजमेंट दिए, एक जस्टिस BV नागरत्ना ने दिया, एक संजय करोल साहब ने दिया। जस्टिस BV नागरत्ना क्वैश द अप्रूवल, जो अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी उसको BV नागरत्ना जस्टिस ने क्वैश कर दिया, जो कि अप्रूवल ग्रांटेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिस जस्टिस करोल ने अपहेल्ड किया था। द केस वॉन्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज ऑफ नाउ बिकॉज, क्योंकि ये केस जो था वो CGI को ट्रांसफर कर दिया गया था। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ एडॉप्शन। तो हम देखेंगे कि हिंदू लॉ में एडॉप्शन की प्रोविजंस क्या क्या है। उससे पहले हम पहले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है मुस्लिम लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एडॉप्शन। ये सही बात है, मुस्लिम लॉ में एडॉप्शन का कोई रोल नहीं है। अ मैरिड हिंदू मेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। ये गलत है। चाइल्ड मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर, ये सही है। 2 persons कैन नॉट अडॉप्ट द सेम चाइल्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ साथ में अडॉप्ट कर सकते हैं। 2 persons जो है यहाँ को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है, अ पर्सन हु इज अ मेजर एंड साउंड माइंड कैन ओनली बी अडॉप्टेड। ऐसा नहीं है, वो मेजर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, वो मेजर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ये जो है गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं? ई इनकरेक्ट है और बी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही हो गया। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, जिसको हम हामा भी कहते हैं। अब इसमें है हु कैन अडॉप्ट। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है। सेक्शन 7 में हिंदू मेल की बात करी गई है कि कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है, हिंदू मेल कैसे अडॉप्ट करेगा और क्या क्या उसकी बेसिक क्राइटेरिया होनी चाहिए। हिंदू मेल जो होना चाहिए वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, 18 और एबव होना चाहिए। अगर से वो मैरिड है तो उसको कंसेंट लेनी पड़ेगी अपनी वाइफ की। और कंसेंट वाला जो प्रोविजन है कब काम नहीं करेगा? जब उसकी पत्नी जो है वो डेड है, या उसने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, या वो सीज टू बी अ हिंदू है और हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, अब देखते हैं कि हिंदू फीमेल कब और उसकी कैपेसिटी क्या है अडॉप्ट करने की। तो वो भी साउंड माइंड होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। कैन अडॉप्ट इफ अनमैरिड, अगर से वो अनमैरिड है फिर भी अडॉप्ट कर सकती है। एक विडो भी अडॉप्ट कर सकती है, एक डाइवोर्सी भी अडॉप्ट कर सकती है। इफ मैरिड, अगर से वो महिला मैरिड है तो उसको कंसेंट लेनी होगी अपने हस्बैंड की, अनलेस जो हस्बैंड है वो डेड हो, या रिनाउंस कर दिया हो वर्ल्ड को, या सीज टू बी अ हिंदू हो और डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड हो। ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7 और सेक्शन 8। अब हम आते हैं हु कैन बी अडॉप्टेड। जो बच्चा है वो कौन से प्रोविजन में अडॉप्ट होगा? तो सेक्शन 10 ऑफ हामा, अ पर्सन कैन बी अडॉप्टेड इफ, हिंदू लॉ है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात हो रही है, तो वो हिंदू होना चाहिए। नॉट ऑलरेडी अडॉप्टेड, हम उन बच्चों को अडॉप्ट दोबारा से नहीं करते हैं लॉ में जो ऑलरेडी अडॉप्टेड है। अनमैरिड, वो जो पर्सन होना चाहिए वो अनमैरिड होना चाहिए, अनलेस कस्टम परमिट्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज अनलेस कस्टम एंड परमिट्स अदरवाइज। तो ये हमने डिटेल में देखा कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में कौन अडॉप्ट कर सकता है, कौन अडॉप्ट हो सकता है, और उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से देखा। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, ये हमारा पार्ट 3 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर से आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्लीज़ उसको प्रेस कीजिएगा कि आगे के जो भी नोटिफिकेशन आए आपको वो मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।